तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 13 दिसंबर 2023 यानी कल संसद भवन के अंदर जो कुछ हुआ उसकी सारी रिपोर्टिंग आपने देखी होगी। कल मैंने डिटेल में कहानी भी सुनाई। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ चीज़ें बड़ी चौंकाने वाले सामने आई हैं, और जो चीज़ सामने आई उसको समझने के लिए आपको एक और कहानी सुनाने की ज़रूरत है। उस कहानी को सुनाने के बाद जो कुछ कल हुआ वो लगभग तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। बात आज़ादी से पहले की है। तब अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत कर रहे थे और अलग अलग मोर्चों पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्रांतिकारी लड़ाइयाँ चल रही थी। उन्हीं में से एक संगठन उस वक्त बना था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। ये वो HSRA था जिसके साथ भगत सिंह, शहीद आज़म, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे नाम जुड़े हुए थे। इत्तेफाक से ये बात मतलब 1930 से पहले की है। देश में उस वक्त HSRA एक तरह से लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश कर रहा था अपनी आज़ादी की लड़ाई को लेकर। एक लाला लाजपत राय भी थे, बहुत ही मशहूर क्रांतिकारी। तब उनकी हत्या कर दी गई थी, और जिस शख्स ने हत्या की थी वो एक अंग्रेज़ अफसर था और उसका नाम था सैंडर्स। तो सैंडर्स के ऊपर शक गया था कि इन्होंने लाला लाजपत राय को मारा है। तो उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह, इन लोगों ने सैंडर्स को मार डाला लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। जब मारा तो फिर अंग्रेज़ों को पता चला, अब इन तीनों की तलाश शुरू हुई, तीनों अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन कहते हैं कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला जिस तरीके से लिया गया था, तो लोगों की सिंपैथी, हमदर्दी या सपोर्ट तब इन लोगों के साथ नहीं था। HSRA जो ऑर्गेनाइजेशन है, या भगत सिंह के साथ नहीं था। अंग्रेज़ों का दमन और बाकी चीज़ें चल रही थी। ये लोग बेचैन थे देश को आज़ाद कराने के लिए। तभी एक मीटिंग होती है, और मीटिंग में ये तय होता है कि कुछ ऐसा किया जाए जो सीधे अंग्रेज़ों तक बात पहुँचे, और सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता तक बात पहुँचे कि हमें देश को आज़ाद कराना है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए। HSRA लगातार पर्चियाँ बाँट कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही थी आज़ादी की, और उसमें अंग्रेज़ों के तमाम जुल्म सितम की कहानियाँ भी बता रही थी। तो उस वक्त एक साइमन कमीशन हुआ करता था, साइमन गो बैक के नाम से बड़ा फेमस था। तो ये तय हुआ कि साइमन कमीशन के हेड साइमन को इस पर हमला किया जाए। लेकिन साइमन बहुत दूर था और भगत सिंह, राजगुरु और इनके ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने पैसे नहीं थे कि उस तक पहुंचकर मारा जाए। तो फिर क्या हो, तभी इन लोगों की एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में तय हुआ कि कुछ ऐसा बड़ा किया जाए जिससे नुकसान तो ना हो, लेकिन आवाज़ पूरे देश तक पहुँचे और अंग्रेज़ों के कानों तक पहुँचे। तो फिर ऐसा क्या, तब एक आइडिया आया, और वो ये था कि जो उस वक्त दिल्ली असेंबली थी, नेशनल असेंबली अपनी, उसमें बम फेंका जाए। तो भगत सिंह से इंस्पायर और भगत सिंह फैंस क्लब के मेंबर, नेशनल असेंबली उस वक्त का, आज का पार्लियामेंट हाउस, कुकू FM पर ऐसे ही 2 ऑडियो बुक हैं जिनकी आप कहानी सुन सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। एक तो भगत सिंह, पूरी भगत सिंह की जो जीवनी है, उनकी शहादत, शहीद आज़म, वो तमाम कहानी। और दूसरा भारत संविधान, अनकही कहानी। ये जो पार्लियामेंट में सब कुछ होता है संविधान के दायरे में रहकर होता है, तो संविधान अपने आप में और संविधान को पढ़ना बड़ा दिलचस्प होता है। तो भगत सिंह और संविधान, अनकही कहानियाँ, भारत संविधान, कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप पूरी सुन सकते हैं। फिर वही कहूँगा कि सुनना शुरू करें तो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि फिर बात अधूरी रह जाएगी। तो शुरू कीजिए, आखिर तक सुनिए, फिर मज़ा आएगा। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू FM हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए
सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। आज़ादी से पहले उसे दिल्ली असेंबली कहा जाता था, जिसे आज हम लोकसभा कहते हैं। जो 100 साल पुराना लोकसभा जो अभी 19 सितंबर को पुराने से नए में शिफ्ट हुआ है, मैं उस लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो उस लोकसभा में बम फेंका जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी को नुकसान ना हो। तो यह कि कैसे, तब उसके बाद तैयारी शुरू हुई और कोलकाता से एक क्रांतिकारी को बुलाया गया जो बॉम्ब बना सके, उस तरह का स्मोक बॉम्ब, एक तरह का, जैसा कल आपने देखा कि उन्होंने फेंका था। तो कोलकाता से एक जतिन दा करके HSRA के मेंबर वो आए। उन्होंने अब कहा कि इस बम को बनाने के लिए जगह चाहिए। तो ये लोग आगरा के करीब पहुँचे और आगरा के करीब वहीं एक मीटिंग हुई और एक हींग की मंडी है आगरा में, वहाँ पर बाकायदा एक मकान लिया गया। फिर वहीं पर इन्होंने जंगलों में जाकर बॉम्ब बनाने का काम शुरू किया और बॉम्ब बनना शुरू हो गया। जब बॉम्ब बन गया तो फिर झांसी के जंगलों में जाकर इसको टेस्ट किया गया कि इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, स्मोक ज़्यादा हो, धुआं ज़्यादा हो और नुकसान कोई ना हो। तो अब सब कुछ ये हो गया तय, बॉम्ब बन चुका था, सब कुछ हो गया। अब ये हुआ कि कब, कैसे, कौन, बड़ा सवाल था। तो उस वक्त HSR जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसके कमांडर हुआ करते थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि इस ऑपरेशन के लिए, मतलब उस वक्त की असेंबली, आज के लोकसभा में, संसद भवन में हमला करने के लिए 2 लोग जाएंगे। एक बटुकेश्वर दत्त और दूसरे जो भगत सिंह हैं वो नहीं, बल्कि एक और क्रांतिकारी शिव वर्मा। इन दोनों को काम सौंपा गया। अब भगत सिंह को क्यों नहीं? तो ये हुआ कि उस वक्त जो एक मर्डर हुआ, जो मैंने आपको बताया, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए, उसके लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी फोर्स, पुलिस ढूंढ रही थी। तो ये हुआ कि उसे पुलिस तलाश रही है, अगर ये दिल्ली जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो ऑपरेशन अधूरा रह जाएगा। तो भगत सिंह का नाम तय नहीं था। 2 लोगों को असेंबली पर बम फेंकना था, उसमें एक थे बटुकेश्वर दत्त और दूसरे शिव वर्मा। अब ये उस वक्त जो सुखदेव थे वो लाहौर में थे, दिल्ली में नहीं थे, और ये सारी मीटिंग झांसी और आगरा और इसी के इर्द गिर्द हो रही थी। तो जब सुखदेव को ये बात पता चली तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ये कोई काम कर सकता है असेंबली में बम फेंकने का, तो वो सिर्फ भगत सिंह ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। फिर उन्होंने भगत सिंह को लाहौर से एक लेटर लिखा और उस लेटर में जो उन्होंने लिखा कि मतलब ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो और तुम गुस्से में, चूँकि दोस्त भी थे, तुम ये नहीं कर रहे हो और तुमको जाना चाहिए, ये बड़ा मौका है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि तुम एक लड़की की वजह से पीछे हट रहे हो। उस वक्त भगत सिंह के एक प्रेम की बात चल रही थी, तो तू कायर है, ये भी उन्होंने लेटर में लिखा। ये सब दस्तावेज है और एक लड़की के चक्कर में मरने से डर रहा है। जब ये लेटर पहुंचा तो भगत सिंह ने इस लेटर का जवाब लिखा सुखदेव सिंह को, और उन्होंने उस लेटर में लिखा, हूबहू जो लाइनें हैं, दस्तावेज है ऐतिहासिक, वो पढ़ रहा हूँ। भगत सिंह ये सुखदेव को इसके जवाब में लिखते हैं, जब उन्होंने कहा कि कायर है और तो एक लड़की के चक्कर में मरने से डर रहा है, तो लिखते हैं, मैं पूरे ज़ोर शोर से कहता हूँ कि आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूँ, लेकिन ज़रूरत के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ और यही वास्तविक बलिदान है। ये चीज़ें कभी मनुष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वो मनुष्य हो। निकट भविष्य में ही तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। अब वो जो चरित्र पर उनके सवाल उठाया गया कि तू एक लड़की के चक्कर में मरने से डर रहा है, आगे भगत सिंह उसका जवाब देते हैं, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते हुए एक बात सोचनी चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है।
मैं आज इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आगे लिखते हैं, हाँ, मेजनी के लिए ऐसा हुआ था। तुमने जरूर पढ़ा होगा कि वो अपनी पहली विद्रोही असफलता, मन को कुचल डालने वाली हार, मरे हुए साथियों की याद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, लेकिन अपनी प्रेमिका के एक ही पत्र से वो किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा मजबूत हो गया, बल्कि सबसे मजबूत हो गया। अब जो यहाँ पे भगत सिंह ने जिक्र किया कि हाँ, और मेजनी का जिक्र किया, ये असल में जो मेजनी है ये एक इटली के एक क्रांतिकारी का नाम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जोसेफ मेजनी। ये क्रांतिकारी थे, उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उन्होंने ये लिखा, ये लेटर लिखा। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर सुखदेव सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद से कहा, सुखदेव ने, कि भगत से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। फिर भगत सिंह भी बढ़ गए। इसके बाद HSRA की दोबारा मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग बुलाने के बाद भगत सिंह ने कहा कि मैं तो इसमें जाऊंगा, और आखिरकार कमांडर को झुकना पड़ा। और अब ये तय हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली पर बम फेंकने जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इसके बाद अब बॉम्ब भी बन चुका था। तो अब ये लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में एक सीताराम बाज़ार है, पुरानी दिल्ली में। एक ज़माने में मैं उसके आगे रहा करता था। तो वो वहाँ पहुँचे और वहाँ एक किराए के घर में रहने लगे। फिर वहाँ से नई सड़क गए, नई सड़क पर कुछ वक्त गुजारा, और इसके बाद इन्होंने उस वक्त की असेंबली की रैकी भी की। अब 7 अप्रैल की बात है। 7 अप्रैल ये पहले से तय हो गया कि 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकेंगे। तो ये सारी HSRA के तमाम क्रांतिकारियों को ये खबर मिली। सुखदेव चूँकि भगत सिंह के बहुत गहरे दोस्त थे, वो स्पेशली लाहौर से 7 अप्रैल 1929 को दिल्ली पहुँचे। दिल्ली आने के बाद पुरानी दिल्ली के कुदसिया पार्क है, वहाँ पर वो मिले। उनके साथ और भी कुछ लोग थे, भगवती चरण वोहरा, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी, इस साथ लेकर आए थे सुखदेव। अब ये लोग वहाँ मिले और ये अपने साथ लेकर आए थे भगत सिंह के लिए जो उनका पसंदीदा था, रसगुल्ले और नारंगी, संतरा, वो लेकर आए, मिले। सुखदेव माफ़ कीजिएगा, इसलिए आए क्योंकि इन्हें मालूम था कि 8 अप्रैल को ये असेंबली में जो बम फेंकने जा रहा है, उसके बाद शायद दोस्त से फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। तो आखिरी मुलाकात के लिए आए थे। सारी मुलाकात हो गई। इसके बाद अब 8 अप्रैल 1929 की तारीख आती है। 8 अप्रैल 1929 को सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों पहुंचते हैं असेंबली। साथ में इनके एक तीसरे साथी थे जिनका नाम था जयदेव कपूर, वो उनको वहाँ तक छोड़ने आए थे। अब जब नेशनल असेंबली के अंदर जब जाना है इन दोनों को, वहाँ तक जयदेव कपूर साथ है, गेट के अंदर दाखिल होना है। उस वक्त सिक्योरिटी और ये सब इतनी चीज़ें नहीं थी। तो दाखिल होने से पहले अचानक भगत सिंह ने अपनी घड़ी देखी। जब घड़ी देखी, वो घड़ी बड़ी कीमती भी थी और बड़ी मतलब एक बड़ी निशानी थी उन्हें जिन लोगों ने दिया था। उन्होंने वो घड़ी उतारी और घड़ी उतार कर जयदेव कपूर को दे दी। वो नहीं चाहते थे कि बाद में जब वो पकड़े जाएं और पुलिस वाले उस घड़ी को अपने कब्जे में ले लें, क्योंकि उस घड़ी का एक ऐतिहासिक महत्व था। तो उन्होंने वो घड़ी दे दी। अब आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर जैसे ही गेट के अंदर दाखिल होने लगे वो रुक गए। उनकी नज़र अचानक जयदेव कपूर के जूते पर पड़ी। देखा क्रांतिकारी हैं, भाग रहे हैं पुलिस से, अंग्रेज़ों से, जूते फटे हुए घिस चुके हैं। लेकिन इन दोनों ने, खासकर भगत सिंह ने, चूँकि असेंबली में दाखिल होना तो थोड़ा कपड़े जूते ढंग के होने चाहिए, तो उन्होंने इसी मिशन के लिए नए कपड़े और जूते खरीदे थे। उन्होंने अपने जूते को देखा, जूते एकदम चमचमा रहे हैं। उन्होंने जयदेव कपूर के जूते देखे, पुराने मैले फटे हुए। उन्होंने कहा कि मुझे शायद अब इस जूते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये जूते तुम अपने उतारो। जयदेव कपूर के जूते उन्होंने उतारे, खुद पहने, अपने जूते जयदेव कपूर को दे दिए। अब इसके बाद कहते हैं अंदर चलो। इसके बाद अब दोनों अंदर पहुँचे और सीधे
विजिटर गैलरी, क्योंकि पुराना संसद जो बना हुआ है वो तभी का बना हुआ है, तो विजिटर गैलरी पहुंचे और वहां जाकर बैठ गए। अब ये बात है करीब 4 बजे के आसपास शाम की, 8 अप्रैल 1929। अब संसद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, विजिटर गैलरी में बैठे हुए हैं, नीचे लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और उस दिन बड़ा इंपॉर्टेंट 2 बिल पास होने थे। ये 2 बिल थे, एक ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल था, इस बिल को लेकर बहुत विरोध हो रहा था हमारे देश में। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल का मतलब ये था कि किसानों के, मजदूरों के वो जो मुनाफे हैं उनके हक को और मारने की अंग्रेज़ कोशिश कर रहे थे अपनी झोली भरने के लिए, उस पर टैक्स और बाकी चीज़ें, तो इसका विरोध हो रहा था। और दूसरा एक और बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। इस बिल को लेके भी उस वक्त बहुत विरोध हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि पब्लिक सेफ्टी बिल के थ्रू अंग्रेज असीमित अधिकार या पावर अपने पास रखते, ऐसे कि उन्हें अगर किसी पे भी शक होता तो बाकी किसी सबूत और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हें शक होता कि ये हमारे खिलाफ है तो वो उसको अरेस्ट कर सकते थे। तो सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी का पावर दे रहा था ये पब्लिक सेफ्टी बिल। इन दोनों बिलों को लेके बहुत जनता में आक्रोश था, गुस्सा था। शाम के बल्कि शाम में कह रहा हूँ, दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब ये घुसे थे, शाम के नहीं बल्कि दोपहर के 12:30। अब इस बिल पर बहस हो चुकी थी। उस वक्त क्या बहस करना, अंग्रेज़ों की सरकार, उन्होंने जो ठान लिया। तब विट्ठल भाई पटेल जो थे वो दोनों बिल के बारे में वोटिंग हुई थी, अब उसका नतीजा बताने जा रहे थे। और वो उस वक्त सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे, जैसे आजकल लोकसभा के हम स्पीकर कहते हैं, तो विट्ठल भाई पटेल वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस वक्त के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष थे। तो अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने बस अब रिजल्ट बताना शुरू किया कि तभी अचानक असेंबली के अंदर, जो जगह देखी हुई आपने लोकसभा की तस्वीर, सांसदों के सीट्स होते हैं, बीच बीच में खाली जगह होती है जो कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए। उस खाली जगह पर ऊपर से 2 बम आकर गिरता है, एक एक कर, जोर का धमाका होता है, धुआं उठता है। बम इस तरीके से फेंका गया था कि किसी को लगे नहीं, किसी को ऊपर न गिरे। उस खाली जगह पर असेंबली के वो दोनों बम फेंके गए थे, धुआं हुआ, अफरा तफरी मच गई। लोग इससे पहले, अच्छा उस वक्त आपके जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे बड़े बड़े नेता नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे। तो जैसे ही बम गिरा, धमाका हुआ, धुआं उठा, अफरा तफरी मच गई, अंग्रेज़ों की हवा ख़राब हुई। कोई इससे पहले कि कुछ समझ पाता, अचानक आवाज़ आती है इन दोनों की, भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों नारे लगाते हुए अब विजिटर गैलरी से सेंट्रल गैलरी में कूद जाते हैं। और कूदने के बाद ये कुछ गुलाबी रंग के पर्चे फेंकते हैं और पर्चे फेंकने के साथ साथ दोनों नारे लगाते हैं। इनके नारे लगाते ही उस असेंबली के अंदर बैठे हुए लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कौन है, क्या लोग कर रहे हैं। इसके बाद 2 गोलियां भी चलती हैं, लेकिन किसी का निशाना लेकर नहीं, क्योंकि इनका मकसद ये था कि किसी को नुकसान न पहुंचे। तो दोनों अब जब नीचे कूदे, उसके बाद जो नारे लगे वहाँ पर, वो नारे ये थे कि इनकलाब जिंदाबाद, ये बड़ा मशहूर नारा है ये। उसके बाद ही इस घटना के बाद से इस नारे ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। तो एक था इनकलाब जिंदाबाद और दूसरा नारा था डाउन विद द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये 2 नारे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत हो। तो ये दोनों नारे लगे और साथ में गुलाबी रंग के पर्चे, HSRA जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था उसके नाम पर वो पर्चे फेंके गए। यूं उस पर्चे पर लिखा था कि जब जो पर्चे थे उसमें कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। पर्चे पे था ये नारा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। ये किया और ये सारे अफरा तफरी है, उस भीड़ में भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त दोनों ने भागने की एक बार भी कोशिश नहीं की। नारे लगाते रहे, पर्चे फेंकते रहे। इस दौरान में थोड़ा आइडिया भी हो गया वहाँ लोगों को, ये कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आकर उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुकदमा चला, करीब 13 या 16 महीने तक मुकदमा चला। मुकदमा जब चला तो अदालत में वकील ने ये कहा
जो बटुकेश्वर दत्त के वकील थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, बचाने के लिए अपने मुवक्किल को, कि जो दोनों बम फेंके गए थे असेंबली में वो दोनों भगत सिंह ने फेंके थे, बटुकेश्वर दत्त यानी उनके मुवक्किल ने नहीं भेजे। लेकिन बटुकेश्वर दत्त चूँकि दोस्त थे भगत सिंह के, उन्होंने कहा नहीं, अदालत में अपने ही वकील को काट दिया। उन्होंने कहा नहीं, एक बम भगत सिंह ने फेंका था, एक बम मैंने फेंका था। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अदालत का फैसला आया और उस फैसले के तहत भगत सिंह को फांसी दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सज़ा, काला पानी भेजा गया। अब भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? उसकी वजह ये थी कि जो लाला लाजपत राय मर्डर केस में, मतलब उनके कातिल को जो उन्होंने हंडर्स को मारा था, वो केस दर्ज था और उसमें नाम थे 3 लोगों के, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। बाद में इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों भी पकड़े गए, राजगुरु और आपके सुखदेव। तो इन तीनों को, भगत सिंह को इस असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए भी और हंडर्स के कत्ल के लिए भी, और सुखदेव और राजगुरु को भी इसी मर्डर के लिए, कत्ल के लिए, तीनों को सजाए मौत सुनाई अंग्रेज़ी अदालत में और इन्होंने उफ नहीं किया। इसके बाद फिर तीनों की फांसी और हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ झूलते, वो कहानी तो आपको पता ही है। तो खैर, यहाँ तक इनकी कहानी ख़त्म हुई। अब सवाल ये हुआ कि उसके बाद बटुकेश्वर दत्त का क्या हुआ। तो बटुकेश्वर दत्त का ये हुआ कि उनकी लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई, लेकिन फिर उन्हें टीबी की बीमारी हो गई जेल में ही। तो जब टीबी की बीमारी हुई तो फिर अंग्रेज़ों ने इस शर्त पर उनको बाहर कर दिया कि आप किसी भी आज़ादी के आंदोलन से नहीं जुड़ोगे। लेकिन कहाँ वो मानने वाले, बाहर आए। फिर वो जो सारे आंदोलन चल रहे थे गांधी जी के साथ, वो लग गए और फिर पकड़े गए, फिर जेल भेज दिए गए। इस बार उनको पटना के बांकीपुर जेल भेजा गया। अब वो जेल में रहे, लेकिन फिर 47 में देश आज़ाद हो गया। जब आज़ाद हुआ तो वो बाहर आए और बाहर आने के बाद फिर वो पटना में रहे और पटना में ही उन्होंने अपना छोटा मोटा काम शुरू किया, कुछ दुकानें की, कुछ और चीज़ की। एक आज़ादी का इतना बड़ा सिपाही, इतना बड़ा आंदोलनकारी, उसकी मतलब बाकी की जो ज़िंदगी थी बाद में, वो अजीब सी गुजरी। यहाँ तक कि एक बात पता चला कि एक बस का परमिट मिल रहा, तो उन्होंने कहा चलो बस के परमिट से अपनी ज़िंदगी गुजार लें। लेकिन हुआ ये कि जब वो गए कमिश्नर के पास, तो कमिश्नर ने उनसे कहा बाकायदा कि क्या सबूत है कि तुम स्वतंत्रता सेनानी हो। ये सुनकर वो लौट आए। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए परमिट। ये बात तब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता चली। उन्होंने कमिश्नर को कहा, कमिश्नर ने माफ़ी मांगी, फिर परमिट दिया। बाद में वो शायद 4 महीने के लिए विधान परिषद के मेंबर भी बने, लेकिन क्रांतिकारी थे, अपना उनका आदर्श, अपने उसूल थे। फिर वो बहुत बीमार पड़े, तो बाद में एक रोज़ उनके बारे में जब पता चला तो फिर सरकार ने थोड़ी कहा कि चलो, तो पटना से उठाकर दिल्ली के एम्स लाया गया। एम्स में उनको दाखिल कराया गया। जब उनकी बीमारी की बात पता चली तो फिर भगत सिंह की माँ पहुँची उनसे मिलने के लिए। उन्होंने देखा, तो जब वो चलने लगी तब बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह की माँ से अपनी आखिरी इच्छा जताई, ख्वाहिश। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे मेरे दोस्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बराबर में मेरी अंतिम संस्कार कर देना। और फिर बटुकेश्वर दत्त की मौत हुई और उसके बाद उनको वहीं भारत पाक सीमा के करीब, जहाँ शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है, वहीं पर बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं उनकी वो बनाई गई। और उसके बाद जब तक जिंदा थी भगत सिंह की माता जी, वो जब जाती थी अपने बेटे और उस वहाँ पर तीनों के, तो सबसे पहले वो बटुकेश्वर दत्त की जहाँ पर अंतिम संस्कार है वहाँ वो फूल माला चढ़ाती थी। बाद में फिर अपने बेटे, और ये सिलसिला चलता रहा। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? अब जो आगे की कहानी सुनाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन साफ हो जाएंगी। 1.5 साल पुरानी बात है। 1.5 साल पहले 6 लोग मिलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ये 6 के 6 भगत सिंह फैंस क्लब के मेंबर थे।
अलग अलग बहुत सारे मेंबर हैं देश में हमारे। 6 मिले, इन्होंने कहा कि इस देश में बहुत कुछ, हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है, इनकी भी कि देश में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, देश के मुद्दों के लिए लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब मीटिंग होती रही। इसी के बाद मणिपुर में वायलेंस हुआ, आपने देखा होगा, उससे इनको लगा कि ये बहुत बुरा हो रहा है। बेरोज़गारी अलग थी, महंगाई थी, किसानों का आंदोलन हुआ, तो ये सारे जो मुद्दे थे उन पे लगा कि ये सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, और जो बाकी लोग हैं वो भी शायद खामोश हैं, मीडिया भी खामोश है। तो इन्हें लगा कि जब कुछ ऐसा करें कि सरकार के कानों तक आवाज़ जाए और देश की जनता तक आवाज़ जाए, तो फिर क्या करें। भगत सिंह फैंस क्लब, भगत सिंह की ये कहानी उन्हें पता, उन्होंने कहा भगत सिंह की वही कहानी को क्यों ना दोहराया जाए। तो फैंस क्लब के कुल 6 लोग तैयार हुए कि लोगों के कानों तक कुछ आवाज़ पहुंचाते हैं। और उनका ये था कि भगत सिंह ने जिस तरीके से असेंबली पर बम फेंका, तो पार्लियामेंट में हम लोग भी कुछ ऐसा करते हैं लेकिन नुकसान ना हो किसी का। तो फिर ये हुआ कि धुआं उड़ाते हैं। बाकी तय हुई अब तारीख, फिर उन्हें याद आया 13 दिसंबर, कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पे ऐसा हुआ था, तो क्यों ना 13 दिसंबर की तारीख चुनी जाए। सब कुछ तय हुआ, लेकिन ये था कि भाई पार्लियामेंट में घुसेंगे कैसे। तो 2 टीमें बनाएंगे, बल्कि 3 टीमें बनी। 2 वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, 2 वो लोग जो पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करेंगे, और 2 वो लोग जो इन चारों को पीछे से सपोर्ट करेंगे। और इनमें से एक बाहर के जो धरना प्रदर्शन होगा, जो 2 वो लड़की और वो उन दोनों ने जो किया, धुआं भी छोड़ा, स्मोक गन जो था, वो उसको शूट करेगा और सोशल मीडिया पे डालेगा। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर के विजुअल की उन्हें इशू नहीं था, उन्हें मालूम है पार्लियामेंट 24 जब सेशन चलता है लाइव होता है, तो लाइव विजुअल तो पूरा देश देख लेगा, मीडिया में भी आ जाएगा। बाहर के शूट उसको मोबाइल से करना था एक शख्स को। तो 6 लोगों की टीम बनी। 10 दिसंबर को फ्लाइट पकड़कर मनोरंजन मैसूर से दिल्ली पहुंचता है। अब ये मनोरंजन ही था जिसने सिम्हा जो एमपी हैं वहाँ के, इसके इलाके के, असल में मनोरंजन के फादर जो हैं वो उस लोकसभा इलाके में रहते हैं जहाँ से सिम्हा साहब एमपी हैं बीजेपी के। तो ये 10 पहले बात कर ली थी कि हमें पार्लियामेंट देखना है, तो 10 दिसंबर की ये फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आया। इधर लखनऊ से सागर दिल्ली पहुंचा, वो लखनऊ का रहने वाला है, कल मैंने गलती से शायद साउथ का बोल दिया था। हिसार से नीलम पहुंचती है और लातूर से अमोल पहुंचता है दिल्ली। अब ये सब आने के बाद सीधे जाते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम में इनके 2 और साथी थे, एक का नाम था विक्की, और विक्की जो है इन चारों को सारे मुहैया कराता है, घर में ठहराने का और बाकी चीज़ें, वहीं रुके ये लोग। अब जब ये सब कुछ हो गया तो ये जो मनोरंजन था ये अपने साथ मैसूर से ही वो कलर स्मोक बॉम्ब कहें या जो भी कहें धुएं वाला, वो लेकर आया था 3-4। वो चूँकि दिवाली और इन सब टाइम पे मौके पे शादी ब्याह में यूज़ करते हैं, तो इस पर कोई बैन वैन तो है नहीं है, तो वो ले आया। और उसके बाद अब ये लोग सब दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद अब मीटिंग होती है और ये तय होता है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर 2 लोग जाएंगे। तो पास एक तो मनोरंजन है, उसके एमपी के थ्रू पास विजिटर लेना है। तो अब ये हुआ कि मनोरंजन ही विजिटर पास का इंतजाम करेगा। तो मनोरंजन जो है वो 13 दिसंबर की सुबह सुबह 9 बजे पहुंच जाता है एमपी साहब के पास। एमपी साहब जो दिल्ली में ही रहते हैं, और ये वहाँ पे पहुँचता हूँ उनके घर पर, महादेव रोड पर घर है, ये दिल्ली में है कनॉट प्लेस के नज़दीक। तो वहाँ पे जाता और कहता है हमें 2 लोगों को अंदर जाना है, 2 लोगों का विजिटर पास, वो साइन करके दे देते हैं, 2 पास ये मिल जाता है। तो अब ये वहाँ से निकलता है और फिर 6 के 6 लोग इंडिया गेट पर मिलते हैं। इंडिया गेट पर अब अमोब ये क्रैकर बांटा जाता है, जो गैस वो था, तो एक दिया जाता है अंदर जो जाना है जिन लोगों को पार्लियामेंट के, एक दिया जाता है नीलम और अमोल को। तो ये सब ले लेते हैं अलग अलग। अब इन्हें ये भी पता था कि तलाशी जो होगी ऊपर की जनरली होती है, जूता और मोज़े में अगर कुछ डालने तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है अंदर रख लेते हैं। अब उसके बाद जो छठा शख्स था इसमें विकी के अलावा, वो ललित झा।
ललित झा भी वहाँ इंडिया गेट पे मौजूद, ये 6 लोग। अब ये तय हुआ कि बाहर 2 लोग पार्लियामेंट के मतलब नारे लगाएंगे और फिर वो स्मोक गन फेंकेंगे ताकि लोगों का ध्यान इधर आए। तो नीलम और अमोल, ये 2 लोग बाहर इनकी ड्यूटी दी गई, और मनोरंजन और सागर, इनको पार्लियामेंट के अंदर जाने की ड्यूटी दी गई। तो अब बाहर नीलम और अमोल जब ये कर रहे थे, धरना प्रदर्शन, स्मोक गन फेंक रहे थे, तो ललित चुपचाप से, खामोशी से, दूर से अपने मोबाइल से शूट कर रहा था। बाद में उसने ये सोशल मीडिया पर डाल दिया, और फिर वो दोनों अंदर गए और उन्होंने अंदर जाकर ये किया। फिर उसके बाद की कहानी आपको पता है। तो दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल सेल की टीम को ये मामला दिया गया, जो पूछताछ कर रही है उसमें अभी तक यही सामने आई ये बात कि इन चारों का मकसद 94 साल पहले जो भगत सिंह ने नेशनल असेंबली दिल्ली में जो 2 बम फेंक कर अंग्रेज़ों को और देश की जनता तक मैसेज देने का जो काम किया था, उसी तरीके से ये देश के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे। हालांकि तरीका कहीं से भी सही नहीं है। इस मतलब अचानक इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, वो भी 13 दिसंबर को, तो कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, किसी को हार्ट फेल भी हो सकता है। लेकिन भगत सिंह फैंस क्लब के मेंबर थे, तो उसी भगत सिंह से ये इंस्पायर थे, और उन्हीं भगत सिंह शहीद आज़म को इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, जो कुछ कल तक हुआ। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इस केस की जांच को, लेकिन अभी तक पुलिस को एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे पता चले कि इन लोगों का कोई बैकग्राउंड मतलब क्रिमिनल रहा हो या आतंकवाद से जुड़े हो। बिल्कुल नहीं, सभी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखे हैं और सभी रिवोल्यूशनरी बुक पढ़ते हैं, क्रांतिकारी, और ये सभी इत्तेफाक से जो 6 के 6 हैं भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने वही चीज़ जो 94 साल पहले हुआ था उसको दोहराने की कोशिश की। अपनी आवाज़, अपना विरोध, नीतियों के खिलाफ जो बातें हैं उनको सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस केस पर, जो भी आपको लगे। मेरा काम है सिर्फ कहानी के हर पहलू को आपके सामने रख दूं, अच्छा बुरा सही गलत अगर पूरी फैमिली तय करे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। तो राय ज़रूर दीजिएगा, कल मैं राय अपनी कहानी में शामिल करूँगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनूप कुमार और साथ ही बल्कि अनूप कुमार का आज बर्थडे है और इन्होंने नीट क्लियर कर लिया है। तो बहुत बहुत बधाई अनूप आपको, एक तो जन्मदिन, ऊपर से आपने एक अच्छा एग्ज़ाम पास किया है, तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। और ये भेजा है वीरेंद्र बल्कि विमलेंदु कुमार ने। नवनीत सिंह पायलट है ये, और इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवनीत सिंह जी, उड़ते रहिए आप आसमान में, बट अपना ख्याल रखिएगा। और ये भेजा है मानविंदर सिंह ने, जो उनके भाई हैं, और ये रहते देहरादून में हैं लेकिन फ़िलहाल कनाडा में काम कर रहे हैं। फ़ातिमा सुरैया का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फ़ातिमा। और ये इरफान साहब की वाइफ हैं और ये बेंगलुरु में रहते हैं। साथ ही हितेश सुतार सालून, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हितेश। ऋषभ मिश्रा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ऋषभ। और ये रितेश मिश्रा के बेटे हैं, और रितेश जी कि खुद जन्मदिन इनका 10th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रितेश जी आपको भी, और आपके बेटे ऋषभ का तो आज है ही है, और ये अयोध्या से हैं। साथ ही तुलसी कुमार, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तुलसी। और ये भेजा है कमलेश कुमार ने। इसके अलावा इतिशाम और महबूब आलम, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। और ये भेजा है माशूक आलम ने। मनोज लुखार, इन्होंने पूछा एक सवाल कि शीना बोरा मर्डर केस में क्या अपडेट है। तो कोई अपडेट अभी नहीं है, कोर्ट में मामला चल रहा है, और जो मेन अक्यूज़ड हैं इंद्रानी मुखर्जी, वो बेल पर बाहर हैं, इस वक्त ज़मानत पर हैं, बल्कि कुछ महीने पहले दफ्तर भी आई थी हमारे। साथ ही शम्मद माड़ीवाल, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए।
तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।